हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, इन चार धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया को मैंने आपको बताया और एनिमेटेड वीडियो द्वारा भी मैंने आपको दिखाया था। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, प्रीवियस क्लास का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और इस टॉपिक में क्या आप सीखने वाले हैं, आयरन और कॉपर। आयरन और कॉपर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, क्या वो डायरेक्टली क्रिया करते हैं? तो आंसर है डायरेक्टली नहीं क्रिया करते हैं। जब उन्हें बर्न किया जाता है तभी वो क्रिया करते हैं, लेकिन बर्न किया जाए, लेकिन किस स्टेट में उनको लेकर, किस अवस्था में लेकर पदार्थों को, धातुओं को गर्म किया जाए, तब जाकर वो क्रिया करेंगे। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की अर्थात लोहे की। जो लोहा होता है, ये इसका सिंबल क्या है? Fe है। लोहे का सिंबल क्या है? Fe है। जैसा कि आपको पता होगा लोहे का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आयरन। ठीक, इसका लैटिन नाम क्या है? तो FeRRUM, फेरम। ये क्या इसका लैटिन नाम है। इसकी संयोजकता कितनी कितनी होती है? तो +2 की भी होती है, +3 की भी होती है। ये आयन के रूप में होता है, या 2 और 3 इसकी होती है संयोजकता, और आखिरी संख्या +2 +3 होता है। ठीक है, ये आयरन के बारे में इतनी जानकारी हुआ। आयरन किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये आयरन जो है डी ब्लॉक। ध्यान देना, इसको स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, ये डी कैपिटल नहीं है, ये डी स्मॉल रहेगा। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। जो Fe है ये कैसा तत्व है? ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर? तो आइए क्रियाकलाप द्वारा इसको समझते हैं कि आयरन को यदि क्रिया कराया जाए ऑक्सीजन से तो क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है, जो आयरन होता है लोहा, ये अपने ठोस अवस्था में जैसे ठोस होता है, उस आधार उसमें सीधे सीधे अगर कोई क्षण रहे, कोई पदार्थ उसका बना रहे, तो सीधे डायरेक्टली वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, कैसे करता है? तो लोहे के चूर्ण, लोहे की रेतन या लोहे की चूर्ण को यदि हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जलाते हैं, तब जाकर के वो ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो आइए इसको क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमने यहां पर लिया है बर्नर। हमने यहां पर क्या लिया है? हमने यहां पर लिया है बर्नर। क्लियर? क्या आपको क्लियर दिख रहा है? देखिए, हमने यहां पर क्या लिया है? यह है बर्नर। बर्नर लिया है हमने। और आपको ध्यान देना है, इसके बारे में पहले समझिए। आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग्स, मतलब बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी ये नहीं जलता है। ठीक है, बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आयरन को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा मतलब उसकी फ्लेम लपट दी जाती है। केवल गर्म करेंगे तो वो नहीं जलता है, जब उसको लपट दिया जाता है, अर्थात उसकी फ्लेम को उसके ऊपर लगाया जाता है, उसके उस महीन महीन बुरादे को, तो क्या करता है? तभी वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। आप क्रियाकलाप द्वारा इसको समझिए। तो ध्यान देना है, आयरन फिलिंग्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। आपको ध्यान देना है, जो लोहे की रेतन होता है, लोहे की बुरादे जो होते हैं, उसको जब हम गर्म करते हैं, जलाते हैं बहुत ज्यादा ताप देने पर, तब जाकर के वो आयरन FeO बनाता है। आइए क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। देखिए यहां पर एक स्पैचुला अर्थात एक चिम्मच में हमने क्या लिया? इसको ऐसे लिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे किया, बर्नर द्वारा क्या कर रहे हैं? इसको हम अब जला रहे हैं। देखिए फ्लेम जा रहा है इसमें। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये बर्नर है। ये क्या है? ये है बर्नर और इसका है फ्लेम। अब आपको ध्यान देना है, ये है आयरन। ये क्या है? आयरन है। अब आपको ध्यान देना, इसका कुछ नहीं हो रहा है अभी,
कुछ नहीं हो रहा अभी। देखिए ये क्या हुआ, ऑक्सीजन से क्रिया करके बदल गया है। तो एक प्रकार से लोह चूर्ण ऐसा होता है, ये लोहे का चूर्ण है, एक प्रकार से एक टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा है, उसी को करने पर ऐसा हुआ है। क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हमने फेरस ऑक्साइड बोला है, हमने फेरस ऑक्साइड बोला है, क्या रहेगा वो, फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, FeO बनता है। क्या बनेगा, FeO बनेगा। तो इस प्रकार इसको जब ज्यादा गर्म करेंगे, इसको जब उसकी फ्लेम देते हैं, बर्नर की जब फ्लेम इसको देते हैं, तब जाकर के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, देखिए भूरे रंग का हो गया है। इस प्रकार इसकी अपक्रिया होती है। अब आइए समझते हैं। देखिए यहां पर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, अब कैसे कैसे अपक्रिया होती है आपको ध्यान देना है। यहां है आयरन, आयरन में क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम क्या करेंगे, आयरन को, आयरन की जब उपस्थिति में, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में आयरन को हम क्या करते हैं, खूब बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। आप इसको याद रखिएगा, ये पहले थोड़ा बनेगा फिर बहुत ज्यादा बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये असंतुलित था पहले, अब इसको हम कर रहे हैं संतुलित। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने हो जाएगा संतुलित। अब यहाँ पे लेते हैं, आप समझ गए कि आयरन को बहुत ज्यादा जब फ्लेम, बर्नर की फ्लेम से जब उसको गर्म करेंगे तभी जाकर क्या होगा, तब जाकर के वो बदलता है, तब जाकर वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और इसी प्रकार हम लेते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर धातु को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब जाकर के वो काला होता है और क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। आइए क्रियाकलाप द्वारा समझिए। ये है कॉपर, स्टैंड में इसको लगा दिया गया है और क्या किया जाएगा, नीचे से देखिएगा यह है कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा सिस्टम अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। कॉपर जो है ये बहुत ही कम अपक्रियाशील तत्व है, धातु है। कॉपर क्या है, बहुत ही कम अपक्रियाशील धातु है। कॉपर क्या है, कॉपर बहुत कम अपक्रियाशील धातु, थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्नर हम लगा दे रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं, बर्नर लगा दे रहे हैं। देखिए कॉपर धातु में हम क्या लगा दिए हैं, कॉपर धातु को स्टैंड पर ऐसे रख दिए हैं, बर्नर की सहायता से उसको फ्लेम दे रहे हैं। कुछ समय बाद देखिए क्या होगा, काला पड़ जाएगा वहां पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, ये काला पड़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रिया हो रही है। ठीक, अब इस प्रकार ध्यान देना आपको, कॉपर और ऑक्सीजन ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान देना है आपको। यहाँ दिखेगा कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, उसको हम संतुलित करेंगे तो वहां कॉपर डबल होगा, तो वहां भी डबल करना। इस प्रकार आपका ये रहा संतुलित। क्लियर। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है, यहाँ पर क्रियाकलाप हुआ है। कॉपर को जब हम गर्म करते हैं बर्नर की फ्लेम से तो क्या होता है, जहां पर गर्म करते हैं वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनने से कारण क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे काला हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान देना है, एल्यूमिनियम जो धातु है, एल्यूमिनियम धातु को भी बर्नर की सहायता से जब गर्म किया जाता है, जब एल्यूमिनियम धातु को जब बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है तो वो कॉपर जैसे कॉपर की अपक्रिया होती है वैसे एल्यूमिनियम की अपक्रिया होती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम एल्यूमिनियम की धातु को लेते हैं और ऑक्सीजन को के साथ उसकी जब अपक्रिया कराएंगे, कैसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, वहां पे सिंगल है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 संतुलित हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 का गुणा करने से 4 हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसको संतुलित करते हैं, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हुआ, एल्यूमिनियम हुआ 4, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपके सामने। वहां पर पहले 4 एल्यूमिनियम को कर लेते हैं और 3 का मल्टीप्लाई O2 के पहले हो जाएगा, आपके सामने है। इस प्रकार ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों धातुएं एक ही जैसे अपक्रिया करती हैं और दोनों को ही गर्म करने पर बर्नर की सहायता से फ्लेम द्वारा वो क्रिया पूर्ण होती है, तब जाकर के मतलब ऑक्सीजन के साथ वो अटैच होता है, तब जाकर के ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि कौन सी जो धातुएं हैं किस प्रकार उन्हें ताप देने पर वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं। धातु आपने पूरा पढ़ा है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, आपने इन सबको पढ़ा है। आइए इस ओवरव्यू समरी देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा और सिल्वर और यहाँ पे है गोल्ड। तो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुएं हैं। इनके सक्रियता श्रेणी के
घटते क्रम में इन्हें लिखा गया है, ऊपर से नीचे घट रही हैं और नीचे से ऊपर क्या हो रही हैं, ये बढ़ रही हैं सक्रियता में। ठीक है, तो अब आपको समझना है कौन तेजी से क्रिया कर लेता है। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोटेशियम और सोडियम क्या करते हैं, बहुत तेजी से क्रिया कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, रूम टेम्परेचर पे क्रिया कर लेते हैं। पोटेशियम और सोडियम कैसे क्रिया करते हैं, रूम टेम्परेचर पे पोटेशियम और सोडियम क्रिया कर लेते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को हीट जब देते हैं तब जाकर के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हैं, ये ऐसे धातु हैं जब इन्हें हीट देंगे, उष्मा गर्मी देंगे, गर्म करेंगे, तब जाकर के ये होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके होते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब जाकर के ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और इसके साथ साथ आयरन जो है ये हीट फिलिंग्स बहुत ज्यादा इसको फ्लेम देते हैं, फ्लेम से जब इसको गर्म करते हैं तब जाकर ऐसा होगा। आप ध्यान देना है, लेड नहीं क्रिया करता है, ठीक, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर कॉपर को क्रिया होता है। और ध्यान देना है, इस प्रकार आपका टॉपिक हुआ समाप्त। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल ऑक्साइड्स। ध्यान देना है, धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया को हम समझेंगे। धातु जो ऑक्साइड होता है उसकी हम जल के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। और आपको ध्यान देना है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। और ध्यान देना है, जो धातु ऑक्साइड होता है ना, जो धातु ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। और अधातु जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसे समझेंगे धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो इसके लिए हम धातु ऑक्साइड में जैसे ही पानी डालते हैं ना तो क्षार बना लेता है। इस प्रकार कह सकते हैं धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया को हम समझते हैं। और आइए आप एक एक करके समझिए। यहां पर एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर, और आपको यहां समझना है। सबसे पहले हम लेते हैं मेटल में क्या डालेंगे हम, जब मेटल में डालते हैं पानी, वो भी कैसा, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, तो क्या होगा, ध्यान देना है। जब हम मेटल अर्थात धातु में ठंडा पानी डालते हैं तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको ध्यान देना है, और प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा। जब हम किसी धातु में ठंडा पानी डालते हैं तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम में दिया जा सकता है कि मेटल प्लस वाटर दिया है, मेटल हाइड्रोक्साइड दिया है, तो आपको बताना होगा क्या रिलीज होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी। तो धातु और पानी, धातु ऑक्साइड और जल की क्रिया से धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको आपको ध्यान देना होगा। क्लियर, तो आइए अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एक और, मेटल और प्लस वाटर जब हॉट रहेगा, धातु के साथ जब गर्म पानी क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और तब भी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। अर्थात दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में ठंडा या गर्म पानी दोनों के साथ धातु जब क्रिया करेगा, ध्यान देना है, जब धातु क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हमने धातु हाइड्रोक्साइड बोल दिया है। धातु जल, ठंडे जल या गर्म जल के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। और यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, मेटल प्लस वाटर स्टीम अर्थात जल वाष्प, तब भी यही प्रोसेस होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा लेकिन H2 बनेगा, यह हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। जब भाप रहेगा तो क्या बनेगा, जब भाप रहेगा, जब भाप से क्रिया कराएंगे धातु की तो क्या बनेगा, केवल मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। और इन बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, किसे, इसको याद रखना। अर्थात ये दोनों जब मिलके देखिएगा, धातु प्लस पानी, धातु प्लस ठंडा पानी क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसको आपको याद रखना है। और मेटल, धातु और गर्म पानी मिलकर जब क्रिया करेंगे तो फिर वही बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 गैस रिलीज होगा। वहीं पर धातु का जब जलवाष्प के साथ क्रिया होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आइए इसको एक एक करके एग्जांपल द्वारा समझते हैं। कैसे, एक एक करके एग्जांपल द्वारा समझते हैं। ध्यान देना है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water but some of these dissolve in the water to form alkalis।
कहने का अर्थ यह है कि बहुत सारे ऐसे धातु ऑक्साइड हैं, बहुत सारे ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो क्या करते हैं, जो पानी में जो है वो नहीं घुलते हैं। बहुत ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कई ऐसे धातु ऑक्साइड जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो तेजी से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। एग्जाम्पल, तो धातु ऑक्साइड में कौन है जो जल्दी से पानी में घुल जाते हैं, तो धातु ऑक्साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम बोल दिए हैं। धातुओं में धातुओं के सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। यहां पर अब हम यहां पर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, के एंड Na ऑक्साइड अर्थात सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कालीज एज फॉलोज। मतलब सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो जल में घुल जाते हैं और क्षार बनाते हैं। एग्जांपल में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लेते हैं K2O अर्थात पोटेशियम ऑक्साइड को लेते हैं, इसमें हम मिलाते हैं पानी। जब मिलाएंगे पानी अर्थात वाटर तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अभी अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, ठीक है। तो हम संतुलित करेंगे इसको, आपको ध्यान देना है कैसे होगा संतुलित। 2 का वहां पे गुणा कर दिए हैं। अब इस प्रकार पोटेशियम हो गया है 2, यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है 2, ऑक्सीजन हो गया है 2, यहाँ पर H2 हो गया 2, यहाँ भी H हो गया 2। इस प्रकार ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, ठीक है। आइए एक और ले लीजिए, सोडियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाते हैं या पानी में सोडियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, आपको ध्यान देना है क्या बनेगा, दोनों की क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यह भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक क्षार है। तो ध्यान देना है यहां पर क्या रहेगा, इनकी अवस्था को दर्शाया जाए, इनकी अवस्था दर्शाएं तो सॉलिड रहेगा, ये रहेगा सॉलिड, ये रहेगा लिक्विड, ये रहेगा लिक्विड। यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा AQ, यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा AQ। क्या बनेगा, AQ अर्थात एक्वियस जलीविलियन बनेगा। अब इसको जब हम करते हैं संतुलित, तो आइए आपको स्टाइलिश रूप से संतुलित करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पे सिंगल है, H2 वहां पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन सिंगल है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 क्लियर है। तो इसको हम डबल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो प्रोसेस इसका था वही प्रोसेस इसका होगा, दोनों का प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो वहां पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा है कि सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी देखा है धातुओं के ऑक्साइड क्या करते हैं, जल में घुलकर क्षार बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्षारकी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। ध्यान देना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड यहां पे दिख नहीं रहा होगा। ऑक्साइडों की प्रकृति क्या है तो आपको यहां पे समझना है, एसिड और हम जब बेस मिलाते हैं, आपको समझना, जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। जब हम एसिड और बेस की क्रिया कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, जल और पानी, जल और लवण बनता है। जल और पानी एक बात है। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। और यह क्रिया कैसी क्रिया होती है, न्यूट्रल रिएक्शन होती है, उदासीन क्रिया होती है और उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। और ये लवण कैसा बनता है, लवण बनता है, धनायन वाला लवण बनता है। तो इसी क्रम में हम देख सकते हैं, ध्यान देना है, मेटल ऑक्साइड की, किसकी, मेटल ऑक्साइड की हम जब क्रिया कराते हैं किससे, ध्यान देना है, एसिड से कराते हैं। जब हम मेटल ऑक्साइड की क्रिया एसिड से कराते हैं तो जानते हैं क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्ल के साथ अपक्रिया करने वाला पदार्थ क्षार ही होगा जो लवण और जल बनाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, मेटल जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ अपक्रिया करके साल्ट और वाटर बनाते हैं अर्थात लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड अर्थात मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है वो क्षार की प्रकृति के होते हैं अर्थात एल्कालीज होते हैं, अर्थात क्षार की प्रकृति वाले होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है, ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं बिहेव्स लाइक बेस, वो बेस की तरह अर्थात क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं, ध्यान देना आपको, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रकृति में, नेचर में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और आपको ध्यान देना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं,
नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, अभी एग्जांपल नहीं लेते हैं, ध्यान देना है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेस से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब अधातु के ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अर्थात नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तभी तो बेस से मिलकर क्रिया करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या होता है देख लेते हैं। आइए, तो बिहेव जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं उनका बिहेव कैसा होता है, तो उनका बिहेव एसिड जैसा होता है। ठीक है, ध्यान देना है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, अर्थात अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, प्रकृति में अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है,